युद्ध तबाही का पर्याय होता है जिसमें सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आशाएं, भावनाएं, खुशियां सब खत्म हो जाती हैं। युद्ध का होना विनाश को जन्म देना है। जब भी दुनिया में युद्ध जैसे संकट आते हैं तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। प्राणों का संकट, भुखमरी की चिंता, अन्न के एक एक दाने को तरसते लोग, अपनों के बिछुड़ जाने के बाद रोते बिलखते लोग, हर आंख का आंसू मानवता को पिघला देने के लिए काफी होता है। युद्ध के विनाश को देखकर हर दिल यही कहता है कि युद्ध कभी नहीं होना चाहिए। मानव जीवन बहुत कीमती है। हंसती खेलती जिंदगियों को मौत के आगोश में पहुंचा देना इंसानियत को खत्म कर देने के लिए काफी है। इतिहास साक्षी है कि युद्ध में जीत धर्म की हो या अधर्म की, मगर हार हमेशा मानवता की ही होती है। इसलिए इस उम्मीद के साथ कि दुनिया शांति और बातचीत, समझौते के रास्ते पर ही आगे बढ़े, आइए एक बार फिर खूबसूरत बनाते हैं ये सारा जहां। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए सबसे पहले देखते हैं इस हफ्ते की सुर्खियां। रूस यूक्रेन युद्ध के पहली वर्षगांठ से पहले कीव पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से की मुलाकात, किया $500 मिलियन की मदद का ऐलान। बाइडेन के यूक्रेन दौरे पर रूस की कड़ी प्रतिक्रिया, खारिज की न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी पश्चिमी देशों को चेतावनी। और उत्तर कोरिया ने फिर किया परमाणु क्षमता का प्रदर्शन, दागी बैलिस्टिक मिसाइल्स। अमेरिका के साथ मिलिट्री ड्रिल को लेकर साउथ कोरिया को भी दी चेतावनी। बीते साल 2022 की शुरुआत के साथ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने कोरोना से उभरती दुनिया के लिए गहरा धक्का दिया। वहीं पूरा साल बीत जाने के बाद 2023 में भी यह युद्ध अंत की ओर जाता नहीं दिख रहा। बीती 24 फरवरी को इस युद्ध को 1 साल पूरा हो गया, जिसके ठीक पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित कई घटनाक्रमों ने एक बार फिर युद्ध को लेकर वैश्विक रणनीतिकारों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आकस्मिक कीव पहुंचना ऐसी ही एक अहम घटना है। अपने यूक्रेन दौरे के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति नेटो सहयोगियों से मिलने पोलैंड भी पहुंचे। आइए देखते हैं बाइडेन की यूक्रेन यात्रा को आखिर किन कारणों से अहम माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसने न केवल इन दो देशों को प्रभावित किया, बल्कि पूरी दुनिया की शांति, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर असर छोड़ा। और फिर युद्ध का 1 वर्ष पूरा होने से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आकस्मिक कीव यात्रा ने सभी को हैरत में डाल दिया। हालांकि अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाता रहा है और जो बाइडेन ने कई मौकों पर ऐलान किया है कि अमेरिका यूक्रेन का हर हाल में समर्थन करता रहेगा। यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर $500 मिलियन की मदद देने का ऐलान किया। बाइडेन का ये दौरा रणनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। No, you will not take my country. No, you will not take my freedom. No, you will not take my future. And I'll repeat tonight what I said last year in the same place. A dictator bent on rebuilding an empire will never be able to ease the people's love of liberty. Brutality will never grind down the will of the free. And Ukraine will never be a victory for Russia. Never. बाइडेन जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाद यूक्रेन का दौरा करने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। जॉर्ज बुश ने यह दौरा 2008 में किया था।
हालांकि बराक ओबामा के कार्यकाल में बतौर उपराष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के दौरे पर आए थे। जानकारों के मुताबिक पूर्व यूक्रेनी राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको के साथ वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति के घनिष्ठ संबंध रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने पहले भी इराक और अफगानिस्तान जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था, पर यह दौरा इस लिहाज से अहम है क्योंकि ये क्षेत्र अमेरिकी वायु नियंत्रण में नहीं है। और जैसा कि माना जा रहा था, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के यूक्रेन दौरे के बाद सख्त कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका के साथ हुई एकमात्र परमाणु संधि को निलंबित कर दिया है। इस संधि को न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी यानी स्टार्ट ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। ये संधि दोनों पक्षों के सामरिक परमाणु हथियारों यानी न्यूक्लियर आर्सेनल को सीमित करने की नीयत से की गई थी। रूस यूक्रेन युद्ध की बरसी से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यूक्रेन यात्रा से नाराज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कीव दौरे के एक दिन बाद पुतिन ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। इस दौरान अमेरिका समेत कई देशों को चेतावनी देते हुए रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर किसी विदेशी सेना ने इस मामले में हस्तक्षेप की कोशिश की तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वहीं इससे पहले वो अमेरिका के साथ एकमात्र परमाणु संधि स्टार्ट को भी निरस्त करने का ऐलान कर चुके हैं। चौबीस फरवरी 2023 को यूक्रेन रूस युद्ध का 1 वर्ष पूरा हो गया। इस बीच यूक्रेन के उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के साझेदारों और रूस के बीच तनाव का असर दुनिया के कई कोनों में भी देखा जा सकता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आकस्मिक यूक्रेन दौरे के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जनता के नाम संदेश के दौरान उस दौरे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि हम यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते, हमारी नीति केवल स्वतंत्रता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन को किसी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूसी जनता प्रतिबंधों से परेशान हो जाए, लेकिन उनकी मंशा कामयाब नहीं हो पाई। रूसी अर्थव्यवस्था और प्रबंधन उससे ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। पुतिन ने रूसी अर्थव्यवस्था पर कहा कि नागरिकों से जुड़े कई बुनियादी सेक्टर्स में सिकुड़न के बजाय उत्पादन बढ़ा है। बता दें कि रूस में राष्ट्रपति के वार्षिक भाषण की परंपरा रही है, लेकिन साल 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध के चलते इसमें व्यवधान आया था। फिलहाल विशेषज्ञ इस पूरे मामले में एक अहम कारक चीन के रुख में आए बदलाव को मान रहे हैं। शुरुआत में चीन रूस के आक्रमण को लेकर दुविधा में दिख रहा था, पर हाल में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के विदेश नीति प्रमुख वांग यी के बीच हुई मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके बाद स्वयं रूसी राष्ट्रपति ने जानकारी दी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही रूस की यात्रा करेंगे। ये यात्रा मार्च में होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इन सब के बीच 23 फरवरी को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रूस से यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने और अपनी सेना को वापस बुलाने की मांग करने वाले गैर बाध्यकारी प्रस्ताव को पारित कर दिया। भारत ने इस प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव में व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति तक पहुंचने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। भारत उन 32 देशों में शामिल रहा जिन्होंने महासभा में प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया। यह प्रस्ताव रूस से शत्रुता समाप्त करने और यूक्रेन से सैनिकों की वापसी का आह्वान करता है। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और प्रतिबंधों के बावजूद अधिक उन्नत मिसाइलों को लॉन्च करके अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और एक बार फिर अपने आक्रामक तेवर से तनाव को बढ़ाने का काम किया है।
दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त हवाई अभ्यास के एक दिन बाद उत्तर कोरिया का परमाणु परीक्षण करना वैश्विक शांति के लिए अच्छे संकेत के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। बीते एक सप्ताह में लगातार एडवांस मिसाइल परीक्षण करते उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका समेत कई देशों को खुली चेतावनी भी दी है। उत्तर कोरिया ने 23 फरवरी को परमाणु हथियारों से पलटवार करने की अपनी ताकत को दिखाने के मकसद से तैयार किए गए एक अभ्यास के दौरान 4 रणनीतिक क्रूज मिसाइल्स का परीक्षण किया। किए गए अभ्यास में कोरियाई पीपल्स आर्मी की एक स्पष्ट रूप से परिचालन रणनीतिक क्रूज मिसाइल इकाई शामिल थी, जिसने उत्तरी हामग्योंग प्रांत के किम चाक शहर के क्षेत्र में 4 हवासल 2 मिसाइल्स को कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट से दूर समुद्र की ओर दागा। ये पिछले 7 दिनों में उत्तर कोरिया की तरफ से किया गया तीसरा मिसाइल परीक्षण है। इससे पहले उसने 20 फरवरी को पूर्वी समुद्र क्षेत्र में 2 मिसाइलों और 18 फरवरी को 1 मिसाइल का परीक्षण किया था। इतना ही नहीं, मिसाइल टेस्टिंग के साथ ही उसने अमेरिका दक्षिण कोरिया अभ्यास को लेकर कड़ी चेतावनी भी दी, जिसे बेहद आक्रामक बताया जा रहा है। बता दें कि 18 फरवरी को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM लॉन्च करने के चलते दक्षिण कोरिया और अमेरिका के कई महत्वपूर्ण इलाके परमाणु हमले की जद में आ गए हैं। ये मिसाइल उत्तर कोरिया में विकसित 3 तरह की ICBM मिसाइल्स में से एक है। ऐसे मिसाइल परीक्षण के जरिए उत्तर कोरिया ने ये संदेश भेजा है कि वो अपने दुश्मनों पर परमाणु हमले कर उन्हें तबाह करने की क्षमता विकसित कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इन खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों की निंदा करने का आग्रह किया। This weekend's ICBM launch poses a threat not only to the region but also to international peace and security. In particular, it demonstrably undermines nuclear non-proliferation across the globe. The United States and 9 countries remain fully committed to diplomacy and continue to call on the DPRK to return to dialogue. But we will not stay silent as the DPRK advances its unlawful nuclear and missile capabilities, threatening international peace and security. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा कर उत्तर कोरिया अपने हथियारों की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का प्रयास कर रहा है, ताकि दूसरे देशों पर वो दबाव बना सके। उत्तर कोरिया के ICBM को अब तक सामान्य कोण पर लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन खुफिया एजेंसियों की माने तो उत्तर कोरिया के पास सभी क्षमताएं हैं जिनके जरिए वो अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए एक समय रेखा यानी कि टाइमलाइन तैयार कर रहा है। ये पहली बार है जब उत्तर कोरिया के नेतृत्व ने सीधे तौर पर प्रशांत महासागर का उल्लेख किया है और मिसाइल लॉन्च कर अपने आक्रामक इरादे जाहिर किए हैं। इसका मतलब ये है कि इस साल संघर्ष के हालात कई बार बन सकते हैं। उत्तर कोरिया द्वारा किए गए ICBM मिसाइल परीक्षण की संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सख्त निंदा की है और उत्तर कोरिया से उकसाने वाला कोई और कदम न उठाने की अपील भी की है। वहीं उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस पर अत्यधिक अनुचित और असंतुलित रुख अपनाने का आरोप लगाया है। इजराइल में इन दिनों बड़े पैमाने पर जन विरोध देखा जा रहा है। ये विरोध इजराइल में प्रस्तावित न्यायिक सुधार को लेकर है। विरोध करते लोगों का मानना है कि प्रस्तावित बिलों के कानून बनने से इजराइल में लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। हालांकि इन सब के बावजूद एक जोरदार बहस के बाद न्यायिक सुधार के पहले 2 बिल नॉन बाइंडिंग रीडिंग्स में पारित हो गए।
इजराइल की संसद नेसेट में देश की न्यायपालिका में बदलाव की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की योजना को आगे बढ़ाने के लिए मतदान हुआ। व्यापक जन विरोध के बावजूद ये मतदान कराया गया। एक जोरदार बहस के बाद न्यायिक सुधार के पहले 2 बिल गैर बाध्यकारी रीडिंग यानी नॉन बाइंडिंग रीडिंग्स में पारित हो गए। नेसेट में 120 सदस्यों में से 63 सदस्यों ने विधेयकों के पक्ष में मतदान किया। फिलहाल न्यायपालिका में बदलाव से जुड़े इस बिल को लेकर इजराइल में सरकार के खिलाफ नेसेट और यरूशलेम जैसे शहरों और प्रमुख मार्गों पर जन प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन गठबंधन के अन्य सदस्यों के घरों के बाहर भी देखे गए। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि अगर ये कानून पास हो गए तो लोकतंत्र कमजोर होगा। They want to change the whole democratic system and to ruin our justice system, and we are trying to stop that with all our democratic means. We are here to protest the changes which are being done to our judiciary system to severely limit its independence and to destroy its integrity and destroy our democracy, basically. I'm a proud Israeli high-tech employee, mother of 2 soldiers, wife to a miluimnik in the Army Reserve Forces, and I'm here because we have to fight for democracy for our beloved country. नेसेट में लाए गए इस विधेयक का उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाली समिति की संरचना को बदलना बताया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो लॉ प्रोफेशनल्स का प्रभाव सीमित होगा और सरकार को और शक्तियां प्राप्त होंगी। साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की केंद्रीय भूमिका होगी। इससे पहले इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने भी प्रस्तावित न्यायिक सुधारों से इजराइल में लोकतंत्र कमजोर होने की आशंका जताई थी, लेकिन नेतन्याहू सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। विशेषज्ञों का भी मानना है कि इजराइल में प्रस्तावित न्यायिक सुधार लोकतंत्र की मूल संरचना पर असर डालेंगे। अब देखना यह है कि सरकार कैसे इन हालातों के मद्देनजर कोई सार्थक उपाय निकालती है। खबर मिडिल ईस्ट से, जहां इन दिनों तुर्की और सीरिया के बॉर्डर में रह रहे लोग दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। यहां लगातार आ रहे भूकंप के झटकों के चलते मरने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तुर्की और सीरियाई प्रशासन की तरफ से अब तक जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक भूकंप से 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 1 लाख से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बीते 1 महीने से तुर्की सीरिया बॉर्डर इलाके में रह रहे लोग भूकंप के साए में जीने को मजबूर हैं। छह फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद इमारतों के मलबे से शवों को निकालने का सिलसिला जारी है। इन सब के बीच एक बार फिर स्थानीय निवासियों को भूकंप के जोरदार झटकों ने झकझोर कर रख दिया। बीस फरवरी की शाम आए भूकंप का केंद्र तुर्की के हाटे प्रांत के डेफने जिले में था और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई, जो 6 फरवरी को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था। तुर्की के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण AFAD ने फिलहाल ताजा घटना में 6 लोगों की मौत और 294 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। इसमें कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।
तुर्की में बार बार आ रहे भूकंप के झटकों में पहला झटका 6 फरवरी की सुबह 4:17 पर आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.8 मापी गई। पहले भूकंप का केंद्र दक्षिणी तुर्की का गाजियान्टेप था और इससे पहले कि लोग संभल पाते, कुछ देर बाद ही भूकंप का दूसरा झटका आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 थी। भूकंप के झटकों का दौर यहीं नहीं रुका। इसके बाद 6.5 की तीव्रता का तीसरा झटका लगा। भूकंप के इन झटकों ने माल्टिया, सनलिउर्फा, उस्मानिये और दियारबाकिर सहित 11 प्रांतों में तबाही मचा दी। शाम 4 बजे भूकंप का एक और यानी चौथा झटका आया। बताया जा रहा है कि इस झटके ने ही सबसे ज्यादा तबाही मचाई। इसके ठीक 1.5 घंटे बाद शाम 5:30 बजे भूकंप का 5वां झटका आया। इस सप्ताह आए भूकंप ने एक बार फिर इस क्षेत्र में दहशत और अस्थिरता बढ़ा दी है। फिलहाल दुनिया भर से इन दोनों भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मदद और रसद आ रही है। भारत की ओर से भी तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव के कार्य के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया। इसे ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात रहीं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर इलाज तक कर रही थी। वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए तुर्की और सीरिया में मोबाइल, दवाइयां और कई राहत सामग्रियों से भरी 5 फ्लाइट भेजी गई। और अब बात सारा जहां की कुछ ऐसी खबरों की जिसमें देखते हैं संस्कृति, हुनर और कल्पना के रंग। बात करते हैं ब्राजील की, जहां रियो डी जेनेरियो में लगने वाला दुनिया का सबसे बड़े कार्निवाल बीते दिनों खास आकर्षण का केंद्र रहा। रियो कार्निवाल को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जाना जाता है। महामारी के बाद यह पहला मौका है जब कार्निवाल को उसी अंदाज में मनाया जा रहा है जिसके लिए ये दुनिया भर में मशहूर है। पूरी दुनिया से लाखों पर्यटकों को लुभाता ब्राजील का एनुअल फेस्टिवल रियो कार्निवल ब्राजील की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। वहीं फैशन उद्योग में बड़ी व्यवसायिक प्रतिष्ठा रखने वाले इटली में इन दिनों मिलान फैशन वीक चल रहा है। इस खास फैशन इवेंट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मशहूर डिजाइनर्स ब्रांड्स अपने ऑटम विंटर कलेक्शन को पेश करते हैं। इस बार इतालवी डिजाइनर प्राडा ने अपने खास फ्लोरल कलेक्शन को पेश किया। अपने ऑटम विंटर 2023-24 कलेक्शन में डिजाइनर प्राडा और राल्फ सिमोंस ने शादी के परिधानों को रोजमर्रा के लुक में बदलकर पेश किया। वहीं कपड़ों और जूतों का फ्लोरल कलेक्शन भी आकर्षण का केंद्र रहा। और इसी के साथ सारा जहां में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।